हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने चैप्टर नंबर 10 की जो इससे पहली वाली वीडियो थी वो खत्म करी थी और उस वीडियो को खत्म करते करते मैंने बताया था कि जो अगली वीडियो आएगी, मतलब कि ये वाली वीडियो, इसमें हम चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फाइनली वो वीडियो आ गई है। ठीक, तो चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मतलब कि ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज, वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 5 चैप्टर के एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी शायद, पर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक, मतलब 5 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, तो इजीली आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। नहीं भी दे पाओगे तो कुछ अच्छा इसमें सीख जाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको देख के समझ के सीख जाओगे, और अगर आते हैं तो और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आप आराम से उसके आंसर्स दे पाओगे। अच्छा, एक और मजे की बात ये थी कि जो प्रॉमिस हुआ था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। ठीक है, जो बात हुई थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की हुई थी। इसमें एक चीज और ऐड ऑन की है, वो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के ही होंगे। इन 5 चैप्टर्स के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो उन क्वेश्चंस की आने की चांसेस ज्यादा है एग्जाम में। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मजा आने वाला है वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, मतलब आगे का। ठीक, तो यहाँ हमारी सबसे पहली चीज आती है, वो है ट्रू फॉल्स, सही या गलत बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट ये सही लिखी है या गलत ये हमें बतानी है। ठीक है, तो साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, बिजनेस इज अ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस है वो ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है या फिर ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, यस और नो। जल्दी जल्दी जल्दी, तो मैं आंसर बताते हुए चलूंगा क्योंकि जिसको नहीं आता होगा उसको भी पता चल जाएगा। तो यस, बिजनेस इज अ ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका आंसर ट्रू है। ठीक है, बिजनेस इज एन अनइकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बिजनेस जो है वो अनइकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, नो, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ कॉलेज क्रिकेट टीम इन टूर्नामेंट्स इज अ बिजनेस। कॉलेज क्रिकेट टीम है, वो पार्टिसिपेट कर रही है टूर्नामेंट में। ठीक, तो क्या वो बिजनेस है? इज इट अ बिजनेस? तो इट्स आंसर इज नो, इज मतलब फॉल्स। ठीक, तो मतलब वो जो पार्टिसिपेट कर रही है कॉलेज टीम किसी टूर्नामेंट में, वो बिजनेस नहीं है, तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, फोर्थ हमारा आता है, प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। जो प्रॉफिट अर्निंग है वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, सही या गलत? तो बताओ। प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तो इसका आंसर है फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रॉफिट अर्निंग जो है वो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ हमारा आता है, स्मगलिंग इज अ बिजनेस। तो जो स्मगलिंग होती है, क्या वो बिजनेस में आता है? ठीक है, बताओ जल्दी बताओ। स्मगलिंग इज अ बिजनेस नहीं, क्योंकि यहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस सेल नहीं कर रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं, बदले में हमें कुछ उससे प्रॉफिट मिले, वो बिजनेस होता है। हम कोई चीज किसी को दें, बदले में हमें प्रॉफिट मिले, कुछ पैसा मिले, तो वो बिजनेस कहलाता है। स्मगलिंग इज नॉट अ बिजनेस। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। सिक्स्थ, द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट अर्निंग। ये टॉपिक हमने एक अलग से ही पढ़ा था, एक अलग वीडियो बनी थी इस टॉपिक के ऊपर। क्या बिजनेस का एक अकेला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग? इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर फॉल्स है क्योंकि जो प्रॉफिट अर्निंग है वो सिर्फ अकेला ऑब्जेक्टिव नहीं है बिजनेस का। ठीक, हमने एक पूरी वीडियो इसके ऊपर की हुई है, नहीं देखी तो जाके देखना, चैप्टर नंबर 1 की प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। एक रिस्क जो है वो बिजनेस में एक जरूरी एलिमेंट है, क्या वो है या नहीं? रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस, तो इसका आंसर है ट्रू, कि रिस्क जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है बिजनेस का। अगर बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। एक डायलॉग भी है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारे आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स, मतलब कि एमसीक्यूज ये हैं।
तो फर्स्ट हमारा इसमें आता है बिजनेस इज। बिजनेस क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। बिजनेस क्या है? आर्ट, साइंस, ये दोनों या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर सिंपल सा है, इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ए एंड बी। बोथ ए एंड बी लिख सकते हैं, ऑफ द अबव तो नहीं, क्योंकि ये साइड बाय साइड है। तो ए एंड बी इसके दोनों आंसर हैं। आर्ट इसलिए क्योंकि बिजनेस में क्रिएटिविटी होती है, और साइंस इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स का यूज होता है। ठीक है, तो बिजनेस जो है आर्ट और साइंस दोनों ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ दिस इज द बिजनेस एक्टिविटी। इन चार में से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है? परचेज, सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक, गुड्स को खरीदना या बेचना। वर्शिप इन द टेम्पल, टेम्पल में जाके पूजा करना। चीटिंग विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ चीट करना। या फिर एडल्ट्रेशन इन द मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में मिलावट करना। तो इसमें से क्या बिजनेस है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका आंसर है परचेज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज, जो बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें ये बताना है। बताओ फिर। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सर्विस ऑब्जेक्टिव, बोथ ए एंड बी, या फिर टैक्स इवेशन। प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव होता है, सर्विस प्रोवाइड करना उसका ऑब्जेक्टिव होता है, या फिर ये दोनों होते हैं, या फिर टैक्स इवेशन मतलब कि टैक्स को ना देना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट भी अर्न करना उनका ऑब्जेक्टिव होता है और सर्विस प्रोवाइड करना भी उनका ऑब्जेक्टिव होता है किसी बिजनेस का। फोर्थ इसमें हमारा क्वेश्चन आता है बिजनेस इंक्लूड। बिजनेस में क्या इंक्लूड, क्या चीज होती है? सारी ह्यूमन एक्टिविटीज, सारी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारी ह्यूमन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर नन ऑफ दीज। अब हमने ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 1 के पार्ट 1 में सबसे शुरू में यही पढ़ा था हमने। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज तो इसमें इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक कुछ भी नहीं आया, सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज आई, तो ये तो अलग ही हो गया बिल्कुल। नन ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कुछ तो है इसमें। तो इसका आंसर है ऑल ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, जितनी भी ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिनको करें हम और बदले में हमें उससे कुछ प्रॉफिट हो, कुछ पैसा हमें मिले बदले में, तो वो सारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक, तो इसका आंसर था बी। फिर हमारा इसमें लास्ट एक आता है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस मैन इज टू सर्व कंज्यूमर्स एंड सेकंड प्रॉफिट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि जो पहला ऑब्जेक्टिव है बिजनेसमैन का वो है कि कंज्यूमर्स को वो सर्व करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे या गुड्स प्रोवाइड करे, कुछ भी, और सेकंड जो उसका ऑब्जेक्टिव आता है बिजनेसमैन का वो होता है प्रॉफिट। ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये स्टेटमेंट किसने दी है? बताओ बताओ बताओ, ये स्टेटमेंट किसने दी है? ये दी है हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, कि जो बिजनेसमैन का पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कंज्यूमर्स को देखना पहले, उसके बाद प्रॉफिट अर्न करना। तो ये जो पूरा ऑब्जेक्टिव मतलब ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये दी है हेनरी फोर्ड ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारे आ गए हैं ट्रू फॉल्स। ठीक, तो पहला है ट्रेड इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस। जो ट्रेड है वो बिजनेस का पार्ट है। हमने चैप्टर पढ़ा था चैप्टर नंबर 2, तो उसमें हमने ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ पढ़ा था अच्छे से। तो क्या ट्रेड बिजनेस का पार्ट है? यस, जो ट्रेड है वो भी बिजनेस का ही पार्ट है। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड आर पार्ट्स ऑफ बिजनेस। ये तीनों ही क्या बिजनेस के पार्ट हैं? दो आंसर दो। यस, ये तीनों ही बिजनेस के पार्ट हैं। कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड। जो कॉमर्स है ये ट्रेड का पार्ट है? बताओ, जो कॉमर्स है वो ट्रेड का पार्ट है? फॉल्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, ये टी और एफ उल्टे सीधे बन जाए तो हंसना मत। ठीक, जेनेटिक इंडस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री। हमने इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा था और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी। जेनेटिक इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो क्या जेनेटिक इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री के अंदर नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी भाई, पूरा हक है उसको। तो इसका आंसर है, बताओ, जेनेटिक इंडस्ट्री इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री।
फॉल्स, क्योंकि भाई ये तो इंडस्ट्री में आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉमर्स इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कॉमर्स जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। कॉमर्स इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉल्स, कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसलिए ये हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट गलत है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड आर म्यूचुअली इंटर रिलेटेड। ये भी टॉपिक हमने एक अलग से वीडियो में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट में जाके देखना। इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटर रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच। ठीक है, तो म्यूचुअली इंटर रिलेटेड है, यस इट्स अ ट्रू। ठीक है, ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इज इट्स बेस। ट्रेड जो है वो कॉमर्स का पार्ट है और इंडस्ट्री जो है उसका बेस है। क्या ये बात ठीक है? यस, हमने बहुत अच्छे से इस सबको पढ़ रखा है। अगर आपने भी सही से पढ़े होंगे वो चैप्टर्स, वो वीडियोस देखी होंगी तो आराम से आंसर दे पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर नहीं देखी है तो जाके देखो और आंसर्स देते रहना साथ साथ में अगर आते हैं तो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या बिजनेस और प्रोफेशन में कोई अंतर नहीं है? फॉल्स, अंतर है भाई, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडस्ट्री इंक्लूड्स, इंडस्ट्री में क्या आती हैं चीजें? ठीक है, हमने इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो इंडस्ट्री में क्या आता है? कंजम्पशन ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, स्टोरेज ऑफ गुड्स, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड होता है? हमने इंडस्ट्री पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो स्टोरेज तो अलग हो गया हमारा, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स वो बिजनेस हो गया, कंजम्पशन ऑफ गुड्स वो कंज्यूमर यूज कर रहे हैं उनको। तो इंडस्ट्री में क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब वहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है, कोई चीज बनती है वहां, तो हमारा इसमें आ गया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये इंडस्ट्री में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वाइडेस्ट स्कोप ऑफ, किस चीज का, इनमें से चार में से किस चीज का सबसे वाइडेस्ट स्कोप है? सबसे वाइडेस्ट स्कोप किसका है यहाँ? ट्रेड का, इंडस्ट्री का, बिजनेस का या कॉमर्स का? तो जो वाइडेस्ट स्कोप है वो है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस के ही अंदर ट्रेड आता है, उसके बिजनेस के ही अंदर इंडस्ट्री और बिजनेस के अंदर ही कॉमर्स। तो सबसे जो वाइडेस्ट स्कोप है वो है बिजनेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री? इनमें से क्या जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है? मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, फ्लोर मिल, शुगर मिल, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है। कौन सी नहीं है? प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, सही जवाब। जिसने भी दिया होगा अच्छी बात है, मतलब उसने पढ़ा है ये। तो प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स जो है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में नहीं आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फ्रूट्स कोई मैन्युफैक्चर थोड़ी होते हैं, वो तो पेड़ों पे उगते हैं ना। ठीक है, इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री? इसमें से क्या जो है वो इंडस्ट्री के अंदर आएगा? बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस बिजनेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज या फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स? क्या आएगा इंडस्ट्री के अंदर? ये तो सारी सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंश्योरेंस बिजनेस। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। किसी चीज का बनना ही तो इंडस्ट्री में आएगा। तो गुड्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में, इसलिए ये आया हमारा इंडस्ट्री के अंदर। ठीक, द मीनिंग ऑफ ट्रेड इज, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है ये जान लो। जाना तो होगा ही पहले से, क्योंकि वीडियोस बहुत पहले ही डल चुकी हैं उसके। तो इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, मैन्युफैक्चर ऑफ कमोडिटीज, ये थोड़ा पॉइंट्स इधर उधर हो गए हैं, कोई बात नहीं। परचेज एंड सेल्स ऑफ कमोडिटीज या फिर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बताओ ट्रेड का मीनिंग क्या है? तो ट्रेड का मतलब है परचेज एंड सेल ऑफ कमोडिटीज, मतलब किसी भी गुड का परचेज करना या फिर सेल करना जो है हमारे ट्रेड के अंदर आता है। ठीक है, 6th MCQ इसमें हमारा आता है, विच वन इज करेक्ट इन द फॉलोइंग? इन चार में से क्या करेक्ट है वो हमें बताना है। ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस या फिर इंडस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। बताओ चारों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? जल्दी जल्दी, कौन सी हमारी स्टेटमेंट ठीक है?
तो जो इसमें ठीक है वो है कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक, ये वाली हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। फिर से हमारे आ गए हैं सही और गलत। ठीक है, तो इसके आंसर्स तो जल्दी से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आर्ट और साइंस दोनों है। अभी एमसीक्यूज में करके आ रहे हैं ऊपर, तो क्या है इसका? इट्स ट्रू। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन मेकिंग डेवलपिंग इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, वो हेल्प करता है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने में। बताओ बताओ बताओ, क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी इकोनॉमी को डेवलप करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है? इट्स ट्रू। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द आर्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द वेरियस पार्ट्स ऑफ बिजनेस यूनिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आर्ट है इफेक्टिव कोऑपरेशन की, मतलब इफेक्टिव कोऑपरेशन एस्टेब्लिश मतलब कि बनाने में, उन लोगों के बीच में, उन बिजनेस यूनिट्स के बीच में। क्या बिजनेस की ये आर्ट है? तो यस, इट इज ट्रू, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर जब सारे लोग काम करते हैं तो उनके बीच में उनका रिलेशन जो डेवलप होता है वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही हो पाता है। और ये एक आर्ट होती है उनके जो भी उनके स्किल्स वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको काम मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें वो सीखते हैं उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फोर्थ हमारा इसमें आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन मेकिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन इन मिनिमम कॉस्ट। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ज़रूरी होती है, हेल्पफुल होती है मेकिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट में, मतलब कम से कम कॉस्ट में वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाने में हेल्पफुल होता है बिजनेस। तो इट्स ट्रू। ठीक है, अगर आंसर दे रहे हो साथ में तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता कोई क्वेश्चन तो यहाँ से सीख जाओगे, और अगर वीडियोस देखी होंगी तो आराम से दे पा रहे होगे आंसर। ठीक है, फिर आगे आते हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ है, या नन ऑफ द अबव? अभी किया था हमने, 2 बार ऊपर कर लिया है, तो इस तरह से रिपीट भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, चैप्टर सारे एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं इसलिए ये रिपीट भी हो जाते हैं। तो आर्ट भी है, साइंस भी है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो गया सी, जो कि ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव होगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नॉन बिजनेस यानी कि अब वो एक तरह से बिजनेस से अलग ही है, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट तो नहीं होगा क्योंकि वो नॉन बिजनेस है ऑलरेडी। सर्विस प्रोवाइड करना, मैक्सिमम आउटपुट देना, या कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो जो इनका होगा ऑब्जेक्टिव नॉन बिजनेस का, वो होगा हमारा क्या है इसमें? बताओ बताओ बताओ। वो मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अब नॉन बिजनेस है तो ऑलरेडी हम यहाँ समझ गए इसको देखते ही कि प्रॉफिट अर्निंग तो वहाँ होएगी ही नहीं क्योंकि नॉन बिजनेस है। ठीक है, सर्विस ही वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आउटपुट क्या देंगे यार? वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते रहेंगे तो उससे तो फायदा है नहीं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी हो ही जाएगा जब वो सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। तो इसका आंसर है हमारा मैक्सिमम सर्विस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर। एक एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, क्यों? प्राइस कंट्रोल करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? एफिशिएंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, क्यों? प्राइस कंट्रोल करने के लिए, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी। ठीक है, प्राइस भी कंट्रोल होगा जब वो एफिशिएंट होगी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी कर पाएंगे, एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएंगे रिसोर्सेज को, और ऑल ऑफ द अबव, इसलिए यहाँ पे आ गया हमारा आंसर इसका करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से सही गलत का पहला प्रश्न देखते हैं। बिजनेस इज अ गेम ऑफ स्किल विच एवरीबडी कैन नॉट प्ले। बिजनेस जो है वो एक खेल है स्किल्स का जो हर कोई नहीं खेल सकता। क्या ये बात सही है या गलत है? जल्दी बताओ। बिजनेस जो है वो एक ऐसा गेम है स्किल्स का जो हर कोई नहीं खेल सकता। इट्स अ ट्रू, क्योंकि बिजनेस भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस इज लाइक गिविंग बर्थ टू अ न्यू चाइल्ड। एक नया बिजनेस खड़ा करना क्या ऐसा है कि नए बच्चे को जन्म देना जैसा है वो? क्या ऐसा है? एक नए बिजनेस को खड़ा करना एक नए बच्चे को जन्म देने जैसा है? यस,
क्योंकि बहुत एफर्ट्स हैं यार इसमें भी। शुरू जब करते हैं एक बिजनेस को ऊपर ले जाने में बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़ता है, तब जाके कुछ प्रॉफिट्स बनते हैं आगे जाके, ठीक है। While establishing a business, capital is not compulsory. जब हम कोई बिजनेस शुरू करेंगे या बिजनेस बिल्कुल अभी नया शुरू हुआ है तो उसमें कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें कोई। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि कैपिटल तो हमें चाहिए ही चाहिए, बिना कैपिटल के तो वो शुरू ही नहीं होने वाला बिजनेस, ठीक है। While establishing a business, the form of business is not important. जब हम कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हमें वो बिजनेस की फॉर्म क्या है, क्या ये जरूरी नहीं है? बताओ, जब हम कोई बिजनेस नया बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या है हमें वो जानना जरूरी नहीं है, हमें पता नहीं होना चाहिए क्या उस बारे में? तो ये फॉल्स है, क्योंकि सब चीजें जरूरी हैं जब हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा था पूरा, तो वो बिजनेस की क्या फॉर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, किस तरह का वो बिजनेस है, वो सब हमें पता होना चाहिए पहले, तब जाके हम एक बिजनेस अच्छे से एस्टेब्लिश कर सकते हैं और चला सकते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा नो लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीटेड वाइल प्रमोटिंग अ बिजनेस। कोई भी हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी है जब हम प्रमोट करेंगे अपना बिजनेस। क्या ये बात ठीक है? भाई हमने बिजनेस शुरू कर दिया अपना और हमें कोई भी फॉर्मेलिटी वगैरह करनी नहीं है कि आप उसको बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ये आराम से ऐसे ही कर देंगे बिल्कुल। तो इसका आंसर है फॉल्स, हमें लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ेंगी जब हम अपने बिजनेस को प्रमोट करने जाएंगे, ठीक है। टी और एफ पे हंसना मत बिल्कुल भी। सिक्स्थ है बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट द सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल साइट इज एसेंशियल। जब हम कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, न्यू बिजनेस यूनिट है, तो सुइटेबल साइट भी हमें पता होनी चाहिए, मतलब जगह उसके लिए, ठीक है। कोई भी जगह हम बिजनेस अपना नहीं शुरू कर सकते। कोई रेस्टोरेंट खोलना है तो जंगलों में रेस्टोरेंट थोड़ी खोल लेंगे। एक अच्छी जगह होनी चाहिए जहाँ पे पब्लिक आए जाए रोज, एक लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो हमें पहले उस जगह का पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है, बताओ जल्दी। बिफोर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट सिलेक्शन ऑफ सुटेबल साइट इज एसेंशियल। यस, जरूरी है उस साइट का पता होना, जगह का पता होना जहाँ पे हमें वो बिजनेस खड़ा करना है अपना। सेवेंथ है हमारा इसमें न्यू बिजनेस यूनिट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एट एनी प्लेस। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो क्या वो किसी भी जगह खड़ा कर सकते हैं उस बिजनेस को, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं उस बिजनेस को किसी भी जगह पर। क्या ये बात ठीक है? कोई भी नया बिजनेस हम कहीं भी शुरू कर सकते हैं? इट्स फॉल्स, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब हमें बिजनेस शुरू करना है तो हमें उसको जगह देखनी पड़ेगी, जगह के हिसाब से उस बिजनेस को हम शुरू करेंगे, कैसे ही कहीं पे शुरू नहीं कर देंगे उसको, ठीक है। द साइज ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड। हमारी एक बिजनेस फर्म है, ठीक है, अभी उसकी जगह थोड़ी छोटी है, क्या वो उतनी ही छोटी रहेगी हमेशा? फिक्स्ड है क्या वो जगह हमेशा? नहीं, हमारी मर्जी है ना, हमें प्रोडक्शन जो यूनिट है वो कितने बड़ी जगह पर करनी है, तो फिक्स्ड नहीं है, हम जगह को बढ़ा सकते हैं। हम एक छोटे घर में रह रहे हैं तो वो हमारी मर्जी है कि हम छोटे घर में रह रहे हैं, अगर हम चाहें तो उस घर को बड़ा कर सकते हैं, या फिर दूसरी जगह बड़ा तो उसको तो नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी जगह ले सकते हैं, उस घर के ठीक साइड में दूसरी जगह ले सकते हैं और अपने घर को बड़ा कर सकते हैं इस तरह से। पर ये है कि वो फिक्स्ड नहीं है उसका साइज, ठीक है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्म का साइज फिक्स्ड नहीं है, इसलिए उसको हम कहेंगे फॉल्स। The success of a new business unit depends on the organization structure. जो बिजनेस की सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है हमारा। बताओ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करता है हमारे बिजनेस की सक्सेस होना। यस, इट्स ट्रू, क्योंकि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सही होगा, सब एम्प्लॉयज अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, प्रोडक्शन अच्छे से हो रही होगी, मशीनरी वगैरह सब कुछ ठीक है हमारे पास, तो डिपेंड बिल्कुल करेगा हमारा सक्सेस उस पर, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 तक हम आ गए हैं। चैप्टर नंबर 4 के ट्रू फॉल्स अभी हमने फिनिश किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके एमसीक्यूज भी होंगे, फिर चैप्टर नंबर 5 के ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज, फिर हमारी वीडियो ये खत्म होगी कहीं जाके। और लास्ट में हमें वो क्वेश्चंस भी देखने हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने कहा है, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, चिंता मत करो। तो हमारा सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, फिर से आ गए एमसीक्यूज। प्रमोशन इज द स्टेज ऑफ बिजनेस फॉर्मेशन। प्रमोशन जो है वो बिजनेस फॉर्मेशन की कैसी स्टेज है? प्रायर, मतलब कि सबसे पहले हमें देखना है प्रमोशन का, मिडल, बीच में हमें देखना है, आफ्टर, बाद में हमें देखना है, फिर नन ऑफ दीज। तो प्रमोशन की स्टेज बिजनेस में कब आती है?
प्रायर मतलब पहले, मिडिल मतलब बीच में, आफ्टर मतलब बाद में, या फिर आती ही नहीं है प्रमोशन की स्टेज बिजनेस के अंदर। तो ये जो हमारा है इसका आंसर है ए, प्रायर। प्रायर मतलब पहले, जब हमें कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर हो ही गया तो हमें सबसे पहले उसको प्रमोट करने की चीज देखनी पड़ेगी। तो यानी कि प्रायर स्टेज हम कह सकते हैं प्रमोशन को। इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट प्रोडक्ट एनालिसिस इज, जब हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का एनालिसिस करना अननेसेसरी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, नेसेसरी है, या फिर नन ऑफ देम है। अननेसेसरी मतलब जरूरी नहीं है, वेस्टेज ऑफ टाइम मतलब समय खराब करना है, नेसेसरी मतलब जरूरी है, या फिर नन ऑफ देम। प्रोडक्ट को एनालाइज करना अपने, तो अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करना जब हम कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है। बिजनेस इज अ गेम ऑफ स्किल विच एवरीबडी कैन नॉट प्ले। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, पूरा क्वेश्चन शायद इसमें आया नहीं तो हम ही बता देते हैं, चलो। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, या फिर कुछ भी कहो। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? मार्शल ने, जेके मेहता ने, पिगो, या फिर एमरसन। तो इस स्टेटमेंट को दिया है हमारे एमरसन भाई साहब ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट बिजनेस ऑफिस इज, अगर हम कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो बिजनेस ऑफिस जो है कंपलसरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, या फिर वेस्टेज ऑफ मनी है। जब हम कोई न्यू बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमारा बिजनेस ऑफिस कंपलसरी है, नेसेसरी है, अननेसेसरी है, या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम। कंपलसरी है भाई, जरूरी ही है बिजनेस ऑफिस का होना। आगे बढ़ते हैं। द पर्सन प्रमोटिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट इज कॉल्ड, जो पर्सन प्रमोट कर रहा है बिजनेस को उसको हम क्या बोलेंगे? ओनर, प्रमोटर, मैनेजर, या फिर नन ऑफ देम। बहुत इजी सा आंसर है, क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए होंगे। यस, इट्स आंसर इज बी, प्रमोटर। जो बिजनेस को प्रमोट करेगा उसको हम बोलेंगे प्रमोटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फॉर रॉ मटेरियल इन बिजनेस कैपिटल रिक्वायर्ड इज, अगर हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है हमें, तो बिजनेस कैपिटल की जरूरत कितनी पड़ेगी? मतलब शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, मीडियम टर्म में, या फिर लॉन्ग, नन ऑफ देम। अगर हमें रॉ मटेरियल की जरूरत है तो बिजनेस कैपिटल हमें कैसी चाहिए? लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट कैपिटल, मिड टर्म, या फिर नन ऑफ देम। तो रॉ मटेरियल कोई इतना ज्यादा महंगा आएगा नहीं, हम एक ही बार में उसको खरीद लेंगे, तो हमें उसमें चाहिए शॉर्ट टर्म में कैपिटल हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस यूनिट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कैपिटल एज रिक्वायर्ड, अगर हम एक ऐसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, जो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, उसमें हमें कैपिटल कैसी चाहिए होगी? एक लॉन्ग टर्म में हमें कैपिटल चाहिए, मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में, या फिर वर्किंग हमें कैपिटल कैसी चाहिए जब हमें एक ऐसा बिजनेस यूनिट तैयार कर रहे हैं? यार चिड़िया बड़ा शोर मचा गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कैसी हमें कैपिटल चाहिए? इसमें हमें चाहिए होगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ऐसी बिजनेस यूनिट तैयार करना जो बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करे, उसमें हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होगी एक, ठीक है। चिड़िया डिस्टर्ब कर रही है, कोई बात नहीं। आगे है द सुटेबल फॉर्म ऑफ अ स्मॉल साइज बिजनेस इज, अगर हमें एक स्मॉल साइज बिजनेस करना है तो कौन सी बिजनेस फॉर्म इसमें ठीक रहेगी? सोल ओनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप, या फिर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, सभी के बारे में। शायद जॉइंट स्टॉक कंपनी अभी रह गई है जो चैप्टर 11 में आएगी, कोई बात नहीं। पर सोल ट्रेड बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक छोटा बिजनेस हमें करना है तो उसमें हमें कैसी ओनरशिप चाहिए? सोल ओनरशिप इज बेस्ट, अगर हमें एक स्मॉल साइज बिजनेस करना है तो, ठीक है। फिर हमारा इसमें आता है प्रमोटर इज, प्रमोटर क्या है? कैपिटलिस्ट है, लीडर है, फोरसाइटेड है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? बताओ प्रमोटर क्या है? कैपिटलिस्ट, लीडर, फोरसाइटेड, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो सिंपल सा आंसर है फोरसाइटेड। फोरसाइटेड मतलब जो दूर की सोचता हो, दूर का वो देख लेता है, एक विजन उसके दिमाग में रहता है, ठीक है। तो फोरसाइटेड हम एक प्रमोटर को कह सकते हैं, ठीक। कैपिटलिस्ट तो वही हो गया जो कैपिटल लगाए, लीडर हमारा जो बिल्कुल मैनेजर हो गया, वो हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कोई मतलब ही नहीं बनता प्रमोटर से। तो फोरसाइटेड इसका बेस्ट आंसर है। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 5 के ट्रू फॉल्स पर, जिसमें फर्स्ट हमारा प्रश्न आता है, वो है कंपनी फॉर्म विल बी बेस्ट टू सेल पेठा ऑफ आगरा एंड मेरठ। एक हमें कंपनी की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें आगरा का पेठा मेरठ में बेचना तो पूरी कंपनी खोलनी पड़ेगी हमें मेरठ में? भाई बिल्कुल भी नहीं, इतना तो पेठा बिकेगा नहीं जितना हमारा नुकसान हो जाएगा उसमें, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप विल बी बेस्ट फॉर्म टू ओपन शॉप ऑफ चाट पकौड़ी इन फ्रंट ऑफ कॉलेज। सोल प्रोप्राइटरशिप से बहुत अच्छे से आप वाकिफ होगे,
एक अकेला इंसान काम करता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो क्या एक चाट पकौड़ी का ठेला लगाने के लिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ठीक रहेगा एक कॉलेज के सामने? बिल्कुल ठीक रहेगा यार। ठीक है, अकेला इंसान उसको चलाएगा, कोई मेहनत तो उसकी लगेगी खैर, पर उसको पैसा किसी और को नहीं देना है, वो अकेला वो सब संभाल लेगा। ठीक है, सेलिंग ऑफ बीकानेर नमकीन इन गाजियाबाद, यहाँ खाने पीने की चीजें आ रही है, मुंह में पानी मत लाना अपने, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप। सेलिंग ऑफ बीकानेर नमकीन इन गाजियाबाद शुड बी एस्टैब्लिश्ड इन गवर्नमेंट सेक्टर। जो बीकानेर नमकीन है गाजियाबाद में, उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में, मतलब बेचने के लिए हमें उस गवर्नमेंट सेक्टर में उसको एस्टैब्लिश करना चाहिए। बताओ, नहीं भाई, कहीं भी उसको एस्टैब्लिश करो, वो तो काम करेगी, चलना है तो चलेगी, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर में उसको एस्टैब्लिश करना पड़े हमें, नहीं। तो ठीक है, आगे है कोऑपरेटिव स्टोर शुड बी ओपन टू सप्लाई डेली नीड्स। कोऑपरेटिव स्टोर, हमने कोऑपरेटिव अभी चैप्टर हाल ही में हमने खत्म किया है, चैप्टर नंबर 10, तो उसमें हमने सब कुछ पढ़ा है कोऑपरेटिव के बारे में। अगर पढ़ा होगा तो इजीली इसका आंसर अभी तक आपने दे भी दिया होगा। तो कोऑपरेटिव स्टोर जो है खुलना चाहिए डेली नीड्स को प्रोवाइड करने के लिए एक। तो यस, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का काम ही ये होता है कि वो वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करे गुड्स और सर्विसेज, इसलिए कोऑपरेटिव स्टोर खुलना चाहिए सप्लाई करने के लिए डेली नीड्स। ठीक है, क्योंकि एक तरह से अगर हम देखें तो उनका काम ही यही होता है। तो लाइफ, अब नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज बर्निंग एग्जाम्पल ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप का? नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप सिर्फ एक छोटा सा बिजनेस है जो एक अकेला इंसान, अरे यार ये फॉल्स मेरा कैसा बंदा है, चलो कोई बात नहीं, समझ तो गए ना, फॉल्स है इसका। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला एक इंसान होता है जो बिजनेस करता है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इस पूरे को, मतलब इस पूरे बिजनेस को, लाइफ इंश्योरेंस का जो है, इसको सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं चला सकता। ठीक, तो ये उसका एग्जाम्पल नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का चैप्टर शुरू किया था तो सबसे पहली लाइन उसमें शायद यही थी कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है वो ओल्डेस्ट फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए ये होता है हमारा ट्रू। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 के ट्रू फॉल्स भी यहाँ खत्म हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम, इसमें आखिरी जो हमारे बचते हैं करेक्ट आंसर हमें इसमें चूज करने हैं। ठीक है, तो रीड करते हैं पहला प्रश्न इसमें हमारा जो आता है, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज। सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म कौन सी है? अभी अभी तो किया है बिल्कुल, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव एंटरप्राइज। बताओ बताओ कौन सी है सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म? वो है हमारी सोल ट्रेड बिजनेस। ठीक है, द टेक ज्यादा लंबा हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की वो कैसी होती है? लिमिटेड, अनलिमिटेड, मैक्सिमम या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो लाइबिलिटी होती है वो होती है लिमिटेड, क्योंकि एक कंपनी के अंदर लोग अपने सबके शेयर्स होते हैं तो वो सिर्फ उतने के लिए लाइबल होते हैं जितनी उन्होंने कैपिटल लगाई होती है। ठीक है, तो जो लाइबिलिटी होती है वो उनकी होती है लिमिटेड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नंबरों का थोड़ा इधर उधर हो गया है, वो ध्यान रख देना। क्वेश्चन नंबर जो है, Which of the following is the feature of an ideal form of business organization? एक सही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं जो कि एक बिल्कुल अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाए? इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। आसानी से वो बन जाए, उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो, कंटिन्यूटी मतलब चलती रहे वो हमेशा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो साफ साफ सा इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी फीचर्स उसमें होने चाहिए एक आइडियल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, Which of the following form of organization will be appropriate in case of high risk business? अगर एक बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सही रहेगी उस हाई रिस्क बिजनेस के लिए? तो बताओ, पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। पार्टनरशिप, सोल ट्रेड तो भूल जाओ, हाई रिस्क बिजनेस है, क्योंकि तो कंपनी हमारी इसमें ठीक रहेगी क्योंकि लोगों के उसमें शेयर्स वगैरह रहते हैं और बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं, तो एक कंपनी इसके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। आई होप मज़ा आया होगा इनको करने में। अगर पढ़े होंगे चैप्टर्स तो इजीली आपने आंसर्स दिए होंगे इनके, और नहीं पढ़े होंगे तो कुछ समझ आया होगा, कुछ सीखा होगा इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई है जो कि थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब जो 5 चैप्टर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो मैंने बताया था कि आने वाले क्वेश्चन, जो जिनके क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक
बताना तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई होगी ये, पर मैं उनके कुछ फोटोज स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, जैसे दिख रहे होंगे, तो इनको देखो, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आते हैं एग्जाम्स में और इनसे अलग कुछ नहीं आएगा एग्जाम्स में। सिमिलर क्वेश्चन हो सकता है पर डिफरेंट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बहुत से यही क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बिल्कुल सेम, और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होके भी आ सकती है यार, ये ऑब्वियस है। अगर एग्जाम है तो वहाँ पे कुछ ऐसा होता ही है कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए वो लैंग्वेज की थोड़ी क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, ठीक। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके फोटोज डाल दिए हैं मैंने, स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो इनको देखो, इनके स्क्रीनशॉट लो और तैयारी करना शुरू कर दो। काफ़ी ये जो 5 चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो 5 फोटोज मैंने डाले हैं, ये एक PDF बना के, चलो मैं एक लिंक भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी, ठीक। चलो मैं लिंक ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पर मत देखो, फिर ऐसा करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना लिंक उस PDF की। और बस यही था, वो क्वेश्चंस कर लोगे आराम से, क्योंकि चैप्टर्स जो पढ़े हैं हमने, चैप्टर नंबर 1 to 5, उसमें ये सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हुए हैं, तो आराम से पढ़ो। और यार वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में अभी तक की सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है, ठीक, इसमें ज़्यादा ही मेहनत लग गई कुछ, और टाइम भी काफ़ी लग गया मेहनत इस वीडियो में। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप वीडियो में मज़ा आया होगा, जो चीज़ें मैंने कही थी वो हो गई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना उन क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर।